जानेंगे जेंडर, रिलीजन, कास्ट के बारे में, जो चैप्टर 3 है पॉलिटिकल साइंस का। सबसे पहले हम लोग जानते हैं जेंडर के बारे में। जेंडर, यहाँ हम लोग जेंडर के बारे में जानेंगे जो बायोलॉजिकल, लेकिन यहाँ हम लोग जानेंगे स्टीरियोटाइप थिंकिंग पे आधारित जेंडर के बारे में, यानी लोगों की क्या रूढ़िवादी धारणा है, किस प्रकार से लोग इसके बारे में सोचते हैं और समाज की क्या अवधारणा है इसके बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। कहता है हमारा समाज जो है काम को भी जेंडर के आधार पर बांटे हुए है, यानी घर के काम है तो महिलाएं करेंगी, झाड़ू लगाना है तो महिलाएं लगाएंगी, साग सब्जियां बाहर से लाना है तो पुरुष करेंगे। बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है कि क्या लड़की की तरह रोते हो, यानी ऐसा दिखलाया जाता है कि लड़कियां कमजोर होती है, लड़कियां ही रोती है, लड़के नहीं रो सकते। तो ये सब जेंडर बायसनेस है जो हमारे समाज में व्याप्त है। बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि पुरुष उस काम को नहीं करते हैं जो स्त्रियां करती है। पोछा लगाने के यदि पैसे मिलते हैं तो पुरुष पोछा भी लगा रहे हैं, सर्वेंट के रूप में दूसरे के यहाँ खाना भी बना रहे हैं, रेस्टोरेंट में, टेलर में, जितने भी देखा जाए पुरुष ही हैं। तब फिर इस तरीके की धारणाएं समाज में कैसे बनी हुई है और धारणाएं कैसे बनी हुई है। तो इन सारे चीज़ों को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए हमको महिलाओं को क्या करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा, है ना। और इसके साथ साथ इनको जॉब में लाना होगा। ये सब सारी चीज़ें होंगी कैसे, तो मूवमेंट के द्वारा। एक मूवमेंट है फेमिनिस्ट मूवमेंट जो कहता है स्त्री और पुरुष दोनों की भागीदारिता समाज में होनी चाहिए, यानी दोनों के इक्वल राइट के लिए जो लड़ता है उसको हम लोग फेमिनिस्ट मूवमेंट, बहुत सारा परसेप्शन बना हुआ है। जैसे अभी हम लोग, जैसे पहले हम लोग यहाँ देख रहे हैं, दिखलाया गया है द आइडियल व्यूअर, यानी सीरियल, कोई भी सीरियल टीवी वगैरह बनता है तो देखा जाता है कि ये आइडियल व्यूअर है और इनको ही ध्यान में रख के सास भी, कभी बहू थी और इस तरीके की सीरियल बनाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि पुरुष सीरियल नहीं देखते, पुरुष भी सीरियल देखते हैं और उनको भी ध्यान केंद्रित करके सीरियल बनाया जा रहा है आजकल, लेकिन बहुत कम। जैसे ससुर भी कभी, दामाद है, जीजाजी छत पे हैं, इस टाइप के आप सीरियल्स देख सकते हैं। दूसरा है द आइडियल ब्यूटी। इंडस्ट्रीज में इनको आइडियल ब्यूटी समझा जाता है, यानी ये सुंदर होगी, सुशील होगी तभी इनको इंडस्ट्री में लिया जाएगा, नहीं तो नहीं। तीसरा कह रहा है द आइडियल हाउसवाइफ, यानी यदि हमारी हाउसवाइफ है, घर की पत्नियां हैं, घर के माँ बहन हैं, तो उनको हम सोचते हैं कि सारा काम ये कर देंगी। यहाँ दुर्गा जी की तरह 10 हाथ दिखाया गया जिसमें अलग अलग तरीके के वर्क, सुबह उठेंगी, झाड़ू लगाएंगी, खाना बनाएंगी, बच्चों को स्नान करवाएंगी, कपड़े धोएंगी, फिर सास ससुर है तो उनको खाना बनाएंगी, बच्चों को स्कूल छोड़ेंगी, सारा दिन भर का दिन भर काम करता रहना है। फिर तीसरा परसेप्शन है द आइडियल ब्राइड, यानी हमारी बहू जो होगी वो सबसे बढ़िया होगी, वो कार लाएगी, उस कार में भर के टीवी लाएगी, गोदरेज लाएगी, बहुत सारे रुपए लाएगी और तरह तरह के सामान लाएगी। इसके साथ साथ वो हम लोगों का रिस्पेक्ट करेगी, सारी चीज़ें करेगी और घर के काम छू मंतर से तुरंत कर देगी, जादुई लड़की। उसके बाद तीसरा है द आइडियल एम्प्लॉय, यानी महिला और पुरुष दोनों एक ही जगह पे काम कर रहे हैं तो दोनों को समझा जाता है ऐसा कि पुरुष जो होंगे वो थोड़ा कम भी काम करेंगे चलेगा, महिलाएं एकदम बेस्ट तरीके से अच्छे काम कर देंगी, यानी जो भी अच्छा काम है वो महिलाओं के लिए छोड़ दिया जाता है और एक्स्ट्रा बर्डन भी उन पर डाल दिया जाता है। ये हमारे समाज का परसेप्शन और थिंकिंग। हमारे देश ने आज़ादी के बाद से ही महिलाओं का उत्थान करने का कोशिश किया, आगे बढ़ाने का कोशिश किया, लेकिन फिर भी महिलाएं पिछड़ी हुई है। इसका एक कारण है हमारे यहाँ, हमारा जो समाज है वो पेट्रियर्कल सोसाइटी है, यानी पितृ सत्तात्मक समाज है, यानी पिता का सत्ता बेटे के हाथ में आती है, बेटियों के हाथ में नहीं। इस कारण से बहुत सारे लोग हैं जो समाज में देखने को मिलता है हम लोगों के कि ये लोग परसेप्शन अलग अलग तरीके के रखते हैं। यानी आज़ादी के बाद से ही देखा जाए तो पेट्रियर्कल सोसाइटी हमारे यहाँ पितृ सत्तात्मक है, स्त्रियों को समझा जाता है कि ये दूसरे घर की। इस कारण से बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने लड़कों के एजुकेशन पे खर्च करना तो पसंद करते हैं, लेकिन लड़कियों के एजुकेशन पे खर्च करना पसंद नहीं करते। इसके साथ साथ लिटरेसी रेट भी देखा जाए, यदि 2011 का सेंसस के अनुसार, तो उसमें हम लोग देखते हैं लिटरेसी रेट जो है वुमेन का 54% है और मैन का 76%। इसके सिवा हम लोग देखते हैं कि लड़कियां ड्रॉप आउट है, यानी लड़कियां हाई स्कूल के बाद स्कूल छोड़ देती है, ड्रॉप आउट हो जाती है। यदि एजुकेटेड नहीं होंगी तो इनके लिए लड़ाइयाँ कौन लड़ेगा। इसके सिवा हम लोग और देखते हैं कि इक्वल रिमंडरेशन एक्ट आया था 1976 में। 1976 में आया था, ये कह रहा है कि पुरुष हो या स्त्री समान काम के बदले इनको समान वेतन मिलने चाहिए, यानी इक्वल रिमंडरेशन मिलना चाहिए। इसके सिवा हम लोग देख रहे हैं
कि प्रोपोर्शन जो है लड़कियों का हाई पेड जॉब में कम है। नॉर्मल सी बात है, जब वो हायर एजुकेशन नहीं लेंगी तो हाई पेड जॉब में जाएंगी कैसे। और इसके बाद एक और चीज देखते हैं कि सेक्स रेशियो हमारे यहाँ धीरे धीरे घटता जा रहा है। यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं हमारे यहाँ हरियाणा और पंजाब, जहाँ पे लोग लड़कों के चाहत में लड़कियों को अवॉइड कर दे रहे हैं, गर्भ में ही खत्म कर दे रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश की, बहुत बड़ी समस्या है। हम जानेंगे कि महिलाओं की जो ये स्थिति है इसको सुधारा कैसे हम इनको सही कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, लोगों को वोटिंग राइट देना होगा। बहुत विश्व के बहुत सारे पार्ट में महिलाओं को वोटिंग राइट बहुत देरी से मिली, लेकिन भारत ने आज़ादी के जस्ट बाद महिलाओं को वोटिंग राइट दे दिया। इससे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हम लोग देखते हैं तो उसमें देखिए फ्रांस में महिलाओं की वो जो है वोटिंग राइट दे दिया गया था। पुरुषों को भी सभी को नहीं था, जिसके पास प्रॉपर्टी थे उन्हीं को था। इसके सिवा हम लोगों ने सऊदी अरब के बारे में पढ़ा था। सऊदी अरब में जो है महिलाओं को 2015 में आकर के वोटिंग राइट मिलता है। इसके साथ हम लोग देखते हैं एजुकेशन, सबसे बड़ा रोल है महिलाओं को यदि आगे बढ़ाना है तो इनको एजुकेट करना होगा। फिर है अवेयरनेस, जागरूक करना होगा, जगह जगह सरकार को शिविर वगैरह लगाना होगा, स्कूलों में जाके अवेयर करना होगा, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना होगा, तब जाकर के आगे बढ़ सकती है महिलाएं। फिर है कैरियर अपॉर्चुनिटीज, कहता है जॉब फेयर्स वगैरह लगाने, महिलाओं को स्किल करने, शिक्षित करने, ताकि ये लोग जॉब में आ सके। और जब ये जॉब में आती है तो समाज में जो इनका रिस्पेक्ट है वो बढ़ता चला जाता है। कल जो सास ताने दे रही थी, आज जॉब यदि हो जाता तो वही सास काम में हाथ बटाती है, तो उनसे समाज में इनका जो रिस्पेक्ट है वो भी बढ़ता चला जाता है जॉब अपॉर्चुनिटी से। तो ये बढ़ाना चाहिए। फिर सबसे इम्पोर्टेंट, महिलाओं को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में आना होगा। यानी महिलाओं की आवाज है तो महिलाएं ही उठाएंगे, इसलिए इनको आना होगा लीडरशिप में। इसके लिए हमारे यहाँ लीडरशिप कैसा है, किस प्रकार का है। 2019 में लोकसभा में 14% महिलाएं मात्र आ पाई, जबकि स्टेट असेंबलीज में देखा जाए तो मात्र 5% है। तो फिर महिलाओं के लिए आवाज उठाएगा क्या। और लोकल बॉडीज में लेकिन हमारे यहाँ जो थर्ड टायर गवर्नमेंट है उसमें जो है 1/3 सीटें रिजर्व है, यानी 33% महिलाओं के लिए आरक्षण है। और एक बिल आया है जो 2023 में जाकर के पास हुआ है, जिसमें महिलाओं के लिए कहा जा रहा है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर में जो सीटें हैं वो रिजर्व की जानी चाहिए। ये रिजर्वेशन बिल तो पास हो गया, लेकिन अभी तक भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। यदि ये सब सारी चीजें हो जाती हैं तब जाकर के महिलाएं आगे बढ़ पाएंगी। हमारे यहाँ कुछ स्टेट है जहाँ पे सेक्स रेशियो बहुत कम है, जैसे कि हरियाणा और जैसे कि पंजाब। इन सब में सेक्स सिलेक्शन जो करवाना अल्ट्रासाउंड वाले सेंटर पे, वहाँ पे सारा चीजें जो बैन किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि महिलाएं आगे आ पाए। और हमारी वर्तमान सरकार जो है वो शिक्षा पे ज्यादा जोर दे रही है। उन्होंने तो योजनाएं भी लेके आई, कौन सा आप लोग को पता है? नहीं। क्या सर? शिक्षा के महिलाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान सरकार ने जो योजनाएं लाई है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी शक्ति योजना, विमेन एम्पावरमेंट, ये सब सारी योजनाएं लेके आई हैं ताकि महिलाएं आगे बढ़ सके। और आजकल तो माई बहन योजना और तरह तरह की योजनाओं के तहत महिलाओं को सशक्त करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, जाने के रिलीजन के बारे में बहुत सारे कंट्री हैं जहाँ पे अलग अलग प्रकार के धर्म हैं, लेकिन भारत धर्म की डाइवर्सिटी यहाँ पे, यानी बहुत प्रकार के धर्म देखने को मिलते हैं। जैसे श्रीलंका में हम लोग देखे धार्मिक या भाषाई आधार पर झगड़े हुई, और अन्य देशों में भी इस तरह की होती रहती है। भारत में भी अलग अलग धर्म संप्रदाय है, तो यहाँ पे भी बहुत सारे राइट्स देते हैं, लेकिन भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो धर्म को अलग नजरिए से देखता है। यहाँ पे गांधी जी का एक स्टेटमेंट था कि गांधी जी का कहना था कि धर्म से राजनीति को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। यानी इन्होंने क्या कहा धर्म के बारे में? इन्होंने धर्म के बारे में कहा कि राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। यानी धर्म में जो वैल्यू निकल के आते हैं सामने, वो अच्छी अच्छी बातें निकल के आती है, वो यदि राजनीति में रहेगी तो राजनेता बहुत अच्छा रहेगा और धर्म का विकास भी होगा और साथ में झगड़े भी नहीं होंगे। फिर हम लोग इसी में जानते हैं आगे कि ह्यूमन राइट्स जो है हमारे यहाँ, उन्होंने कहा है कि हमारे देश में जो विक्टिम्स होते हैं वो जब भी झगड़े होते हैं, दंगे होते हैं धर्म के आधार पर, उसमें जो विक्टिम्स होते हैं वो माइनॉरिटीज होते हैं। यानी स्पेशली वो लोग मुस्लिम की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ये लोग ये दंगे में पीड़ित होते हैं, यानी मारे जाते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि बहुत प्रकार का फैमिली लॉ हमारे यहाँ बना,
पारिवारिक कानून बना हुआ अलग अलग धर्मों में, ये भी डिस्क्रिमिनेट करता है। जैसे महिलाओं को बुर्का पहन के चलना है, पुरुष हिंदू में भी देखा जाए सती प्रथा था या फिर घूंघट प्रथा था, ये सब प्रथाएं सिर्फ महिलाओं के लिए, ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि धर्म आपका गलत है, हम ये कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन जो किया जाता है ये चीजें गलत है। हम सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के यहाँ पे धर्म की बात कर रहे हैं कि पारिवारिक कानून भी ऐसा है जो डिस्क्रिमिनेशन करता है। फिर हम लोग आते हैं कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म है क्या? कम्युनल पॉलिटिक्स क्या है वो सुनिए। कम्युनलिज्म कहता है कि कोई भी धर्म अपने आप को सर्वोपरि समझे और दूसरे धर्म को उस सामने में छोटा समझे, और राज्य की जो सरकारें हैं वो एक तरफ क्या करने लगे, किसी एक धर्म का वो कम्युनलिज्म। यानी इसमें क्या होता है, राज्य सरकारें जब किसी एक खास धर्म का सपोर्ट करने लगे तब उस आधार पे झगड़े होने लगे। ठीक है, तो ये होता है कॉमनल माइंड। हमारा जो देश है वो सेकुलर के कॉन्सेप्ट को अपनाता है। सेकुलरिज्म कहता है कि राज्य जो होगा यानी हमारा जो देश होगा, देश की जो गवर्नमेंट होगी, उसकी कोई धर्म नहीं होगा पद पर बैठने के बाद, और हर एक धर्मों का सम्मान करेगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस बात का उल्लेख है कि कोई भी धर्म को हम अपना सकते हैं, प्रचारित कर सकते हैं, प्रसारित कर सकते हैं, पूर्णतः हम फ्री है। इसको हम लोग सेकुलरिज्म के नाम से जानते हैं या सेकुलर स्टेट के नाम से जानते हैं। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी कहा कि धर्म के आधार पे सरकार या जनता एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है, भेदभाव नहीं कर सकती है। इसके सिवा हम अन्य चीजें भी जानते हैं इसमें कि स्टेट जो होगा वो किसी भी प्रकार का धर्म के मैटर में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, इक्वलिटी रखेगा, यानी सबको बराबर समझेगा। ये था हमारे सेकुलर का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग जानेंगे कास्ट एंड पॉलिटिक्स के बारे में। अब हम लोग जानेंगे कास्ट के बारे में। हमारे देश में बहुत तरह की जातियां हैं और जाति आधार पे विषमताएं भी देखने को मिलती है। जब हम गांव में जाते हैं, भोज वगैरह देखने को जाते हैं, तो भोज में हर एक पंक्ति में हम अपने जातियों वालों के साथ बैठना पसंद करते हैं, और छोटे जाति के जो लोग होते हैं वो एक किनारे पे होते हैं या उनका घर भी गाँव के बाहरी किनारे पे होता है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं तो ऑक्यूपेशन की, तो ऑक्यूपेशन भी हम लोग के यहाँ क्या होता है, वंशानुगत होता जाता है। यानी इसमें देखते हैं नाई का बेटा नाई, कुम्हार का बेटा कुम्हार, धोबी का बेटा धोबी, ये कहलाता है। ये हमेशा सदियों से परंपरा चली आई है और इसी आधार पे डिस्क्रिमिनेशन भी होता रहता है। एक कास्ट के लोग एक ही जातियों में शादी करना चाहते हैं और इस प्रकार से एक ही ऑक्यूपेशन को अपनाते हैं। ये कम कैसे होगा? बहुत सारे सामाजिक थिंकर, सोशल रिफॉर्मर्स जैसे ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, पेरियार, रामास्वामी नायकर और बी.आर. अम्बेडकर जैसे लोगों ने इसकी वकालत की कि हम लोगों को ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी को छोड़ना होगा और ऑक्यूपेशनल रूप से मोबिलाइज होना होगा। यानी अलग अलग लोग जिसको भी जो ऑक्यूपेशन मन करे वो अपना सकता है। तो ये कास्ट सिस्टम भूगेगी कैसे? सबसे पहला है शिक्षा, फिर अवेयरनेस, उसके बाद पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी जातियां हैं, उसमें डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिलता है। तो इसमें और चीजें हैं, जैसे शहरों में हम आते हैं, गांव में ये चीजें ज्यादा दिखती है लेकिन शहरों में ये कम दिखता है। जैसे रेस्टोरेंट में हमारे टेबल के आगे कौन जाति वाला खा रहा है हमको मतलब नहीं होता, ऑटो में कौन हमारे बगल में बैठ कर ट्रेवल कर रहा है हमको मतलब नहीं होता है। शहरों में ये डिस्क्रिमिनेशन जाति के आधार पे कम देखने को मिलता है। इस आधार पे देखते हैं तो धीरे धीरे ये जो समस्याएं हैं अवेयरनेस के साथ, समय के साथ या फिर एजुकेशन के साथ कम हो रही है। गाँव में जो लैंडलॉर्ड थे या ऊंची जाति के जो लोग थे वो धीरे धीरे अपनी वर्चस्वता को खत्म करते जा रहे हैं, या तो हो सकता है एजुकेशन के कारण या समाज शिक्षित हो रहा है इसके कारण। ये सब सारे कारणों से देख रहे धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। इसके सिवा हम लोग देखते हैं अनटचेबिलिटी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में बनी हुई है और थी। अब धीरे धीरे अनटचेबिलिटी तो लगभग कम हुई है संविधान के कारण। संविधान ने कहा कि किसी भी प्रकार का अनटचेबिलिटी किसी छोटे जाति वाले के साथ करना पूर्ण रूप से बाध्य किया गया, रोका गया। यानी किसी के साथ हम अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते, छुआछूत नहीं कर सकते। अब हम लोग जानेंगे कास्ट इन पॉलिटिक्स। इसमें हम लोग जानते हैं जब हम लोग राजनीति में आते हैं तो इसमें जब भी नेतागण किसी भी पार्टी को, किसी भी कैंडिडेट को यदि टिकट देते रहिए तो वो जाति को जरूर मन में बैठा के रखें। उसके बाद ये देखिए कि उनका वोट बैंक उस क्षेत्र में किस जाति का है। यानी जातियों को देख करके ये लोग क्या करते हैं, सीटें का बंटवारा करते हैं।
इसके सिवा हमारे यहाँ कोई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है या वयस्क मताधिकार है, तो क्या सिर्फ जाति को देख के लोग वोट देते हैं? नहीं, तो सिर्फ जातीय समीकरण ही आजकल वोट के लिए जरूरी नहीं है। बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि जाति को यदि हम सिर्फ मन में रखते हैं तो जीतने की उम्मीदें हम खोते चले जाते हैं। इसके सिवा हम लोग देखते हैं जितनी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है या फिर मिनिस्टर्स बनते हैं, उन सब में जातिगत संरचना का ध्यान रखा जाता है ताकि कोई भी जाति वाला रूठ न रहे। यानी हर एक जाति धर्म समुदाय के लोगों को देख करके ध्यान में रख करके सीट का बंटवारा होगा। बहुत सारे ऐसे भी एमपी और एमएलए हमारे देश में जो जीते हुए हैं पहले, लेकिन बाद में वो हार जाते हैं। यदि सिर्फ कास्ट सेंटीमेंट ही सब कुछ होता तो क्या वो ऐसे एमपी और एमएलए दोबारा हारते क्या हमारे देश में? नहीं। इसके सिवा कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो सिर्फ एक ही जाति को टिकट दे, या फिर ऐसा भी होता है कि हमारे देश में बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो किसी खास क्षेत्र में एक ही जाति वाले को वोट देती है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे जाति के उस जाति के लोग बहुत सारे रहते हैं, यानी वो लोग वोट बैंक समझते रहते हैं अपने जाति वाले को यहाँ। जबकि देखा जाए एक ही जाति के लोग अलग अलग तरह के इंटरेस्ट रखते हैं, तो अलग अलग प्रकार से वोट देते हैं, सिर्फ जाति को देख के ही नहीं वोट देते हैं। एक ही जाति में रिच है, पुअर है, अलग अलग इंटरेस्ट के लोग हैं, ठीक है, तो वो अलग अलग अनुरूप से वोट देते हैं। महिला पुरुष एक ही जाति के अलग अलग रूप से वोट देते हैं, तो सिर्फ जाति ही मायने नहीं रखती। फिर है पॉलिटिक्स इन कास्ट, इसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे, इसमें हम लोग जानेंगे कैसे पहले के समय में क्या होता था, सिर्फ जातियों को देख के जाति समीकरण देख करके सीटों का बंटवारा होता था। लेकिन आज एक नया ग्रुप था, जैसे हम लोग देखते हैं ओबीसी, एससी, एसटी, सवर्ण ग्रुप, जनरल ग्रुप, ठीक है, इस तरह कर करके अनेक जातियां एक जगह मोबिलाइज हो रही है ताकि मेरी वर्चस्वता हो सके, मेरी जातियों की वर्चस्वता हो। इसी प्रकार से देखा जाए तो रिजर्वेशन की जो व्यवस्था की गई हमारे यहाँ कास्ट सेंटीमेंट को देखते हुए, बहुत सारे लोगों का हमारे देश में मानना है कि जो छोटे जात के लोग हैं, एससी एसटी यहाँ पे हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि उनके पास रिसोर्स नहीं है, लैंड नहीं है, घर नहीं है, आवास नहीं है। इन सब को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को जाति से ऊपर उठ के सोचना होगा और जाति से ऊपर उठ करके देश के विकास के बारे में सोचना होगा। वैसे भी जाति को यदि सिर्फ ध्यान में रखा जाए और हम लोग वोट करते हैं तो एक हम सशक्त और अच्छी सरकार को नहीं चुन पाते हैं। तो इसीलिए हम लोग को जाति, धर्म और समुदाय से ऊपर उठ करके सोचना होगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को कम करना होगा, रिलीजियस जो सेंटीमेंट है हम लोगों के अंदर उसको थोड़ा कम रखना होगा, तब जाकर के ये नेशनल यूनिटी हमारी आगे बढ़ सकती है, देश आगे बढ़ सकता है, भारत आगे बढ़ सकता है। ठीक है, ये था हमारा जेंडर, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। कोई बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। वो डाउट है ये कास्ट सेंटीमेंट को कैसे कम किया जा सके। जनता की कैसे कास्ट सेंटीमेंट को कम किया जा सकता है? सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ के द्वारा, लिटरेसी रेट के द्वारा, अर्बनाइजेशन के द्वारा, शहरीकरण के द्वारा इन चीज़ों को कम होता है। साथ साथ लैंडलॉर्ड्स की जो क्या कह सकते हैं, गांव में जो बढ़ता हुआ स्वरूप था उसको कम करना, एजुकेट करना, अवेयर करना लोगों को, और इसके साथ साथ जिन जातियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना, इनके द्वारा कास्ट सेंटीमेंट को ब्रेक किया जा सकता है।